अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एक्सेल कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 के साथ, जो कि है स्टाइल्स, जिसमें हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक डमी डेटा सेट मैंने बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक डमी डेटा सेट बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इन वैल्यूज़ को बाय कलर्स या फिर बाय फॉर्मेटिंग में डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ कि भाई 500 से ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं या 500 to 600 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो रेड कलर से नज़र आ जाएं, या 500 से जो लोअर साइड पर वैल्यूज़ हैं वो किसी और कलर से किसी और फॉर्मेटिंग पे यहाँ पर अपीयर हो जाएं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है, जिसमें हम किसी ना किसी कंडीशन की बेसिस पर हम कलर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। इसका ऑप्शन होता है स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्रेटर देन, लेसर देन, इन बिटवीन वैल्यू और ये तमाम चीज़ें। और उसके अलावा फिर नीचे ऑप्शन है कि टॉप 10 वैल्यूज़ जो हैं उनका सिर्फ कलर चेंज हो जाए, या फिर जो लास्ट जो 10 वैल्यूज़ हैं उनका कलर चेंज हो जाए परसेंटेज के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से। बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर जो हम आज सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँ, उसके बाद है हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ग्रेटर देन। अगर मैं ये अप्लाई करूँ, यहाँ पर एक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इसने कैच किया किसी सेल से, इसको मैं रखता हूँ 600। इससे क्या होगा कि 600 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। कौन सी? जो कि यहाँ पर लिखी है। क्या लिखा है कि लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। मतलब जो सेल्स हैं हमारे, उसके बैकग्राउंड में क्या कलर फिल हो रहा है? लाइट रेड फिल हो रहा है, और जो उसमें टेक्स्ट मौजूद है उसका कलर क्या फिल हो रहा है? डार्क रेड टेक्स्ट फिल हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पर हम अपनी चॉइस से बना सकते हैं जो भी हम चाहें। जैसे यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर अप्लाई हो गया, यहाँ पर सिर्फ रेड टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब अगर इसके अलावा कोई फॉर्मेटिंग चाहिए तो कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर हम यहाँ से चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इफ़ेक्ट्स में अगर मैं देखूँ तो स्ट्राइक थ्रू भी हम लगा सकते हैं। उसके ऊपर क्या लग जाएगा? क्रॉस लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस डेटा के अंदर कुछ 500 से ऊपर की जो वैल्यूज़ वो मेरे काम की नहीं है, तो उनको मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए से। ठीक है, इटैलिक, बोल्ड और इस तरह के ऑप्शन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्राइक थ्रू हटा दिया, बोल्ड, इटैलिक, यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है। बॉर्डर का कलर फॉर एग्जांपल ऑरेंज, फिल फॉर एग्जांपल हम इस तरह येलो का शेड रखते हैं। ठीक है, ओके। तो जो फॉर्मेटिंग हमने सेट की है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हो गया पहला, जिसमें हमने सिर्फ 500 से ऊपर की जो वैल्यू है सिर्फ उसको हमने डिफ़ाइन किया है। ठीक है, ये सिलेक्शन रखना ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जिस डेटा सेट के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं उसको एक्टिव सेल्स में या एक्टिव रेंज के अंदर होना ज़रूरी है। एक्टिव रेंज का मतलब क्या है कि जितने भी सेल्स सारे हमारे सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं वो एक्टिव रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो जो डेटा एक्टिव रेंज के अंदर होगा उसी के ऊपर ये रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से लेस देन का ऑप्शन भी हम एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा रूल्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितने रूल्स हम चाहें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डेटा उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम रखते हैं कि 500 से कम जिसकी वैल्यू हो उसमें ये हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो जैसे डेटा के ऊपर हमने किस तरह से वर्किंग की, 500 से नीचे वालों को ग्रीन कर दिया, 600 से ऊपर वालों को हमने इस तरह से येलो और बोल्ड का हमने टेक्सचर दिया। तो जो वैल्यूज़ इन बिटवीन हैं उनके ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई भी। ठीक है, अब इसको प्रिसाइज करने के लिए 2 स्टेप में यहाँ से पीछे जाता हूँ। अब इन बिटवीन वैल्यूज़ अगर हम चूज़ करें तो फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 100 और सेकेंड वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 200। ठीक है, तो 100 से 200 के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर कंडीशनिंग इस तरह से अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से इक्वल टू से जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हो जाएगी। जैसे 835 में लिखता हूँ, तो जहाँ जहाँ पर भी 835 आ रहा है उसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो सारे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू से क्या होगा कि जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे इसमें हमें वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी वैल्यूज़ एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही होंगी तो उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने जो सेल्स बनाए थे, जो ये डेटा बनाया था, उसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो सारा जितने भी नंबर्स हैं, जितना भी डेटा है वो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा बार ही आ रहा है, क्योंकि हर कॉलम को कॉपी पेस्ट किया हुआ है।
तो सारे ही डुप्लीकेट हैं, तो इसने सबको ही डिटेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेशन के हिसाब से भी हम कर सकते हो, यूनिक के हिसाब से भी। यूनिक का मतलब क्या है कि जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो। अब अगर मैंने यूनिक पे सेलेक्ट किया है तो ये जो फॉर्मेटिंग दिखा रहा है ये उन पिछले 2 रूल्स की फॉर्मेटिंग दिखा रहा है जो इससे पहले हमने अप्लाई की थी। यूनिक की कोई भी इसने फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं की है। जैसे अगर मैं इसको ग्रीन कर दूँ तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही। सिमिलरली यहाँ पर बाकी के जो भी ऑप्शन है वो सारे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट्स, तो इसमें आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। सिमिलरली टॉप 10 आइटम्स, अगर मैं टॉप 10 आइटम्स में मैं क्लिक करूँ, ग्रीन पे कर दिया, ओके, तो इस पूरे डेटा के अंदर जो भी टॉप की 10 वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर ग्रीन हाईलाइट इस तरह से आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डेटा बार के ऑप्शन में, जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी बड़ी हैं कितनी छोटी हैं उसके हिसाब से हर सेल के अंदर एक बार नज़र आ रही होगी। जैसे यहाँ पर रखा है तो ब्लू की हमें बार्स नज़र आ रही हैं। अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ देखें 914 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसमें काफ़ी आगे तक आ रही है। 21 की वैल्यू बहुत कम है तो यहाँ पर काफ़ी कम आ रही है। तो इस तरह से डेटा कंपैरिजन के लिए भी हम इस तरह इंडिविजुअल सेल्स के अंदर हमें शो करनी हो कि वैल्यू कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हमें करना हो तो उसके लिए हम इस तरह के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। डेटा बार्स के बाद ऑप्शन है कलर स्केल्स का, जिसको समझने से पहले जितने भी रूल्स हम सबको क्लियर कर देते हैं ताकि वो हमें ऑप्शन नज़र आए। क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, तो जो सिलेक्शन होगी उसमें से रिमूव हो रहे होंगे। और यहाँ पर इंटायर शीट, तो इस सिलेक्शन के अलावा भी अगर कहीं रूल्स अप्लाई होंगे तो वो सब भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सारे रूल्स चले गए। अब अगर हम चेक करें कलर स्केल से क्या हो रहा है, जितना भी डेटा है उस वैल्यू के रेंज के हिसाब से इसने खुद से कलर्स असाइन कर दिए। ठीक है, कैसे? अगर हम यहाँ पर देखें जो सबसे छोटी वैल्यूज़ हैं, जैसे अगर 21 की वैल्यू हम देखें, 21 के आसपास की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबका सेम कलर है। 21 से जैसे ही शिफ्ट हुए थोड़ा हायर रेंज पे 69, तो सिमिलर कलर है लेकिन उसकी टोन थोड़ी सी लाइट हो गई है क्योंकि 21 से डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही जितना हम वैल्यू पे आगे जाते रहेंगे 216, 316, इसका जो कलर है वो रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से फिर येलो, येलो से फिर लाइट ग्रीन, फिर इस तरह डार्क ग्रीन, इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर डेटा को हमें कलर वाइज इस तरह से ग्रेडिंग करनी हो तो वो भी हम कलर स्केल्स के ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है आइकन सेट्स का, जिसमें हम डायरेक्शन के हिसाब से हम वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस डेटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको ही आपस में कंपेयर करेगा और जो वैल्यूज़ एवरेज से ज़्यादा ऊपर जा रही होंगी तो उसमें अप का एरो दिखा रहा है, और जो वैल्यूज़ एवरेज से ज़्यादा नीचे जा रही होंगी उसमें डाउन का एरो दिखा रहा है, और जो वैल्यूज़ एवरेज के आसपास में ही होंगी उनमें ये राइट का एरो दिखा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और सारे शेप्स का काम यही है कि एवरेज से बहुत ज़्यादा, एवरेज से बहुत कम और एवरेज के आसपास की वैल्यूज़ को ये इंडिकेट कर रहा होगा। अब ये जो डेटा है, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये सारी वैल्यूज़ हमने खुद से यहाँ पर पुट की हैं, हमने यहाँ टेबल इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, तो अगर हम इस डेटा को टेबल की फॉर्म में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पर है जो कि है फॉर्मेट एज टेबल। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टेबल के कुछ स्टाइल्स हैं जो कि यहाँ पर ये शो कर रहा है। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो इस तरह से ये क्रिएट टेबल का ये सिंबल दे रहा है, जिसमें क्या कह रहा है, वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, जिसमें ये पूरी रेंज सेलेक्ट की हुई है। क्योंकि हमने पहले से ही सिलेक्शन ली भी तो इसने ऑटो डिटेक्ट किया है कि कौन से कॉलम से लेकर कौन सी रो तक जा रहा है। अब इसमें जो ये रेशो का सिंबल है, ये जो डॉलर के साइन है, ये सारी चीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे फॉर्मूलाज के अंदर। नीचे ये लिखा हुआ है माई टेबल हैज़ हेडर्स। ठीक है, इस पर टिक करने का मतलब क्या है कि भाई जो डेटा है उसके ऊपर हेडर्स मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डेटा किस चीज़ से मुतालिक है। ठीक है, तो इस पर अगर हमने चेक मार्क किया हुआ है, ओके किया, तो ये टेबल का टॉप वाला पार्ट हो गया जो कि हेडर्स की फॉर्म में काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हेडर रो का ऑप्शन भी है, इसको अगर हम अनचेक करें तो ये हेडर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, टेबल से रिलेटेड जो बाकी सारे फीचर्स हैं वो हम टेबल के सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे जिसके ऊपर पूरी वीडियो होगी इन डिटेल। उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डेटा अगर हम खुद से पुट करें और कंपैरेटिवली हम टेबल की फॉर्म में ही डायरेक्टली पुट करें तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक जो हमने देखा कि डेटा की फॉर्मेटिंग हम टेबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इंडिविजुअल सेल्स पे या कोई रेंज सेलेक्ट करके मैं सेल स्टाइल्स अप्लाई करना चाहता हूं तो वो भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं।
ठीक है, जैसे हेडिंग, आउटपुट, कैलकुलेशन, चेक सेल, बैड, गुड, न्यूट्रल, सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप अपने हिसाब से इनको भी सेट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है न्यू सेल स्टाइल का। ठीक है, अगर हम न्यू सेल स्टाइल में जाएं तो यहाँ पर सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दे रहे हैं कि फिल करना है नहीं करना, बॉर्डर्स करने हैं नहीं करने, जितने भी ऑप्शन है सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट में अगर हम जाएं तो ये नंबर की वो कैटेगरीज हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अगर आपको ये समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आगे अलाइनमेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेंटर अलाइंड हो, लेफ़्ट अलाइंड हो, जस्टिफाई हो, किस तरह से हमने टेक्स्ट को यहाँ पर रखना है। फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जो कि इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर हम स्टाइल अप्लाई कर रहे होंगे। जो आखिरी वाला टैब है प्रोटेक्शन का, इसको हम आगे की क्लासेस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जो कि है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर का ऑप्शन अगर हम होम टैब में देखें तो यहाँ पर फ़िल्टर, सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन मौजूद है। पहले फ़िल्टर देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम सॉर्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर अप्लाई हुआ है। ठीक है, टेबल की जैसे हमने सिलेक्शन की थी तो इसमें फ़िल्टर खुद से ही अप्लाई हो गया था। तो अगर शुरू से हमने टेबल इस तरह से बनाया है और यहाँ पर फ़िल्टर्स ना आ रहे हों तो क्या करना है, पूरा हेडर सेलेक्ट करना है या फिर पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें, या अगर हेडर का कोई एक सेल भी सिलेक्टेड हो तो भी फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाना है, फ़िल्टर पे क्लिक करना है, तो जितने भी हेडर्स हैं सबके ऊपर फ़िल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब इन फ़िल्टर्स का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट डेटा सेट मैंने बनाए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर किसी एक डेटा सेट को फॉलो करके मैं कुछ वैल्यूज़ शो करना चाहता हूँ तो बाकी की सारी रॉस को हाइड करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं सबके ऑप्शन दिखा रहे हैं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, सारे अनचेक हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू सेलेक्ट की कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज़ मैं देखना चाहता हूँ और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हाइड हो जाएं। तो मैंने कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ सेलेक्ट की और ओके प्रेस किया तो सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ आ गई जिनको हमने फ़िल्टर से सेलेक्ट किया है। बाकी जितने भी रॉज हैं वो यहाँ पर हाइड हो चुकी हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम खुद से हाइड किस तरह से करते हैं। अगर हम फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये डेटा की वैल्यू जो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ रॉज को खुद ऑटोमेटिकली हाइड कर देगा। ऐसे ही अगर हम चाहें तो वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। डेटा सेट 3 को मैंने फॉलो किया और उसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया तो 69 से स्टार्ट हो रहा है और 1033 तक जा रहा है। सारी जो वैल्यूज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हैं। इसी तरह से इसके अकॉर्डिंगली जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंगली मैं सॉर्टिंग करूँगा, बाकी का जो टेबल है वो उसी को ही फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि हर कॉलम में जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है तो इसी के ही अगेंस्ट हम सेकंड वैल्यू यूजुअली पुट करते हैं ना। टेबल को हम हमारे डेटा को इस तरह से फॉलो करते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है उसी के ही कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी XYZ जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पर होती है। तो जो रॉज हैं वो हमेशा एक रॉ में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी उस ही रॉ में रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक कॉलम की सॉर्टिंग चेंज कर रहे हैं तो वो वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाएं। ठीक है, जैसे अभी सॉर्टिंग यहाँ पर अप्लाई हुई हुई है, यहाँ से हटा के जब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो वो वाली सॉर्टिंग रिमूव हो गई और सॉर्टिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई। ठीक है, तो डेटा को वापसी लाने के लिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीरियल नंबर के ऊपर मैं अगर अप्लाई करूँ तो 1 2 3 4 इस तरह करके ऑनवर्ड्स 20 तक इसकी सॉर्टिंग हो जाएगी। अब एक और चीज़ ट्राई करते हैं, उसके लिए इस टेबल की ज़रा कंडीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि सारे एक ही कलर में आ जाएं। इस पर अगर मैं कंडीशनिंग अप्लाई करूं, 800 से हायर वैल्यूज़ को मैंने सेलेक्ट किया। इसी तरह से 200 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं उस पर मैंने डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कलर्स आ चुके हैं। ठीक है, एक और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे टेबल के अंदर 3 डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं जो कि डेटा की वैल्यू और उसकी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंगली फॉलो हो रहे हैं। अब जैसे फर्स्ट वाले कॉलम में अगर मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ इस डेटा में जो कलर्स हमने फीड किए हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट 1 पे क्लिक किया, सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ ऑप्शन आ रहा है कस्टम सॉर्ट का।
ठीक है। एक तो सॉर्ट A to Z और Z to A है, जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलर वैल्यू और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू की सॉर्टिंग थी, बिल्कुल इसी तरह से A to Z एंड Z to A अगर अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो तो उसमें हम इस तरह से यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। अब कस्टम सॉर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हमने किस को फॉलो करना है। पूरी ये जो सिलेक्शन मौजूद है किस कॉलम के हिसाब से हमने अपनी सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सॉर्टिंग सिर्फ हमेशा एक ही कॉलम को फॉलो करके होगी, क्योंकि बाकी का जो डेटा है वो बराबर वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो रॉ है, एक रॉ के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो वहीं पे ही रहेंगी, वो आगे पीछे नहीं हो सकती। तो हमें डेटा सेट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो डेटा सेट 1 चूज़ किया। सॉर्टिंग किसके हिसाब से करनी है, सेल वैल्यूज़ के हिसाब से करनी है कि हायर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू, या इस तरह की कोई रेंज सेट करनी है, सेल कलर के हिसाब से करना है, फॉन्ट कलर के हिसाब से करना है, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स देखे थे, यहाँ से इस वाले ऑप्शन से हम आइकन के हिसाब से सॉर्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेल कलर को हमने फॉलो किया। अब ऑर्डर हमने क्या रखना है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, रेड, फिर येलो दिखा रहा है और फिर ग्रीन दिखा रहा है, जो कि 3 कलर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो मैंने रेड सेलेक्ट किया। रेड वाला कहाँ पर आ रहा होगा, ऑन टॉप आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गई सॉर्टिंग का पहला ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंगली जब सॉर्टिंग हो जाए तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि डेटा सेट 1 को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, सेम कॉलम को ही, सेल कलर को ही फॉलो कर रहा हूँ, और सेकंड कलर में क्या रख रहा हूँ, येलो। ठीक है, इसको भी ऑन टॉप कर दिया। तो फर्स्ट इसको फॉलो करेगा, फिर इसको फॉलो करेगा, उसके बाद ग्रीन ऑन टॉप। जैसे मैं ओके करूँगा तो क्या हुआ, रेड कलर्स एक साथ आ गए, येलो एक साथ आ गया, ग्रीन एक साथ आ गया, और उसके अलावा जितने भी रिमाइंडर्स होंगे वो सारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से डेटा को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद हमने फ़िल्टर्स अप्लाई किए, फिर हमने सॉर्टिंग की किसके हिसाब से, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने की हुई है उसके अकॉर्डिंगली, उन कलर्स के अकॉर्डिंगली डेटा को सॉर्ट किया किसी कॉलम की रिस्पेक्ट से। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जो कि क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, ये फाइंड लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 913, जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो 913 जो वैल्यू होगी ये सेल डायरेक्टली उस पर चला जाएगा। फाइंड नेक्स्ट, तो जो सेकंड वैल्यू 913 की आ रही है उस पर चला जाएगा। इस तरह से जब तक मैं नेक्स्ट करता रहूँगा ये वैल्यूज़ को फाइंड करता रहेगा। अगर सारी वैल्यूज़ को मैं एक साथ देखना चाहता हूँ तो फाइंड ऑल का ऑप्शन यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जितनी बार भी 913 ये वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कौन सी शीट के अंदर मौजूद है, कौन सी वर्कबुक के अंदर मौजूद है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, शीट्स का कॉन्सेप्ट भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर शीट एक से ज़्यादा हो या वर्कबुक्स हमने एक्सेल की जो फाइल्स हैं एक से ज़्यादा एक वक्त में खोली हुई हों, तो ऑप्शंस में जाके यहाँ पर है कि विद इन अ शीट के अंदर अंदर मैंने सर्च करना है, या फिर जो पूरी वर्कबुक है उसके अंदर एक से ज़्यादा शीट्स हैं तो उनके अंदर भी मुझे सर्च करना है। तो यहाँ से हम वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो अगर दोबारा कंट्रोल F फाइंड के बजाय रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करता हूँ और यहाँ पर हम वैल्यू सेट करते हैं 400, तो क्या होगा, जहाँ पर 913 आ रहा है वहाँ पर 400 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में जाएं, फाइंड ऑल किया तो जितने भी 913 वैल्यूज़ हैं वो सारी आ गई यहाँ पे। अगर मैं इंडिविजुअली चाहूँ तो इंडिविजुअली भी रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे यहाँ से ये वैल्यू रिप्लेस की, फिर यहाँ से ये वैल्यू रिप्लेस की, या फिर रिप्लेस ऑल करूँगा तो जितनी भी 913 की वैल्यूज़ हैं वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, तो 900 की फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे डिफरेंट थी, रेड कलर अप्लाई किया हुआ था। अब वैल्यू क्योंकि हमने 400 की है तो उसने अपनी 400 के अकॉर्डिंग कंडीशनल जो स्टाइलिंग थी इसकी वो इसने अडॉप्ट कर ली। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमें करनी होती है वो सिर्फ एक ही बार करनी होती है, उसके बाद हम जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज करते जाएंगे वो खुद ही उस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती जाएंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।